हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अप स्किल में। अकाउंटिंग के आज की सीरीज में जो हमारा टॉपिक है वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड होगा। आज का जो ये टॉपिक है मैनुअली नहीं, हम इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे आपको। उससे पहले आप थोड़ा थ्योरी में समझेंगे और थ्योरी में जब आपको समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आप इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि प्रैक्टिकली आप कैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। तो समझते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो आपके कंपनी बुक के अकाउंट का बैंक बैलेंस और बैंक अकाउंट के बैंक बैलेंस को मैच करता है। कभी कभी क्या होता है, देखिए हमारा जो बैंक है वो दो जगह मेंटेन हो रहा है। जब आप बैंक के ट्रांजेक्शन करते हैं अपने बिजनेस में, ये बहुत जरूरी होता है। तो बैंक रिकंसिलिएशन एक आपका बहुत अच्छा पार्ट है। अगर आप इसको अच्छे से सीख जाते हैं तो अकाउंटिंग में इसका बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि हर बिजनेसमैन एक खाता खोलता है, अपना अकाउंट खोलता है बैंक में, और बैंक आपके खाते की पूरी डिटेल मेंटेन करता है। और आप भी अपने यहाँ टैली के अंदर या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आप उस ट्रांजेक्शन को मेंटेन करते हैं। तो बाद में जब चेक करते हैं कि हमारा जो हमारे हिसाब से जो बैंक बैलेंस है वो कितना है और बैंक कितना हमारे अकाउंट को बता रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम चेक करते हैं तो हमारा अमाउंट कुछ और आ रहा है और बैंक कह रहा है कि नहीं, आपके अकाउंट में इतना अमाउंट नहीं है। जो वो स्टेटमेंट दे रहा है बैंक की, उसके हिसाब से वो बोला कि आपके अकाउंट में अभी इतना बैलेंस है। तो जो ये बैलेंस मेरे और कंपनी बुक के बैलेंस और मेरे बैंक के बैलेंस को मैच नहीं करता, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी होती है, जिसको हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये आप मैनुअली भी मेंटेन कर सकते हो, और आप अगर किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करें तो आपको मैनुअली मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो टैली ERP9 हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। तो आज हम सीखेंगे कि टैली प्राइम के अंदर आपने कैसे यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो टैली के अंदर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनती है। टैली के अंदर आप सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को रिकंसाइल करते हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप अपनी कैश बुक बैलेंस और यानी कि कैश बुक का बैंक बैलेंस और बैंक अकाउंट का बैंक बैलेंस मैच करते हो। तो जब आप उसे मैच कर लेते हैं, उसमें जितने का भी डिफरेंस आता है उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाते हो, उसको हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये जरूरी क्यों है बनाना, इसको आप क्यों तैयार करते हो? क्योंकि अगर आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे तो आपके हिसाब से, यानी कि आपकी कंपनी बुक के हिसाब से और आप बैंक अकाउंट के हिसाब से, आपका बैंक बैलेंस कभी भी मैच नहीं होगा। तो बैंक बैलेंस को मैच कराने के लिए अपनी कंपनी बुक के साथ तो आपको एक स्टेटमेंट तैयार करनी होती है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, इसकी हेल्प से आप ट्रैक कर सकते हो कि जो बैंक के ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपके ट्रांजेक्शन से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आप फ्रॉड से भी इसमें बच सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ फ्रॉड्स भी होते हैं, जैसे आपका अकाउंट कहीं और, आपका अमाउंट था किसी और अकाउंट में ट्रांसफर हो गया या किसी और का अमाउंट आपके ट्रांसफर, ऐसी मिस्टेक्स बाई चांस बैंक के थ्रू भी होती हैं। तो इन सबको चेक करने के लिए भी आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी ही बनानी चाहिए। तो आप जैसे कि समझ गए होंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपके लिए कितना जरूरी है और बैंक आपका किस डेट पे दिखा रहा है। दूसरा है कि आप जितनी भी एरर्स हैं, यानी कि जो मिस्टेक्स हैं, उनको आप डिटेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे आपने गलतियां की हैं। फ्रॉड चेक कर सकते हो। अगर कोई फ्रॉड होता है, जैसे मैंने बोला कि फ्रॉड तो नहीं बोल सकते, इसको एरर ही बोल सकते हैं या बाय मिस्टेक बोल सकते हैं। कभी कभी अगर फ्रॉड्स हो रहा है तो आप उनको भी प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई कर सकते हो टाइम टू टाइम कि कितने का डिफरेंस आपके बैंक के बीच में आ रहा है। देखिए, जब हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो वहां पे जो ट्रांजेक्शन्स बैंक हमें करके दे रहा है, हमें वही चीज अपनी कंपनी बुक के अंदर चाहिए होती है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रांजेक्शन्स करते जा रहे हैं, बट जरूरी नहीं वो बैंक के ट्रांजेक्शन्स आपके कहाँ हो, बैंक में भी हो। तो बैंक में जो ट्रांजेक्शन्स होगा बैंक उसको मेंटेन करेगा, बैंक में जो ट्रांजेक्शन्स नहीं होगा उसको मेंटेन नहीं करेगा। बट हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जो भी बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं हम उसको उसी दिन नोट कर ले रहे हैं।
तो इससे होगा क्या, आपके और आपके बैंक अकाउंट में डिफरेंस आएगा ही आएगा, और टाइम टू टाइम आप उस डिफरेंस को भी चेक कर सकते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं। तो अब है आपके, देखिए अब जैसे मैंने बोला कि बैंक और आपके बीच में, आपके कंपनी बुक के अकाउंट के बीच में हमेशा डिफरेंस रहेगा अमाउंट का। तो वो क्यों रहता है, उसके कुछ रीजंस रहते हैं। तो ये रीजंस मैंने फंडामेंटल जब आपको पढ़ाई थी उसमें भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बैंक रिकंसिलिएशन के रीजंस यहाँ पे मैंने वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए। तो वहाँ पे जाके आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी हम आपको बताएंगे यहाँ पे कि आप कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जहाँ पे आप बैंक रिकंसिलिएशन की जरूरत आपको पड़ सकती है। तो पहला है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि ये कब एरर आती है या कब डिफरेंस आता है। आपने किसी को चेक इशू कर दिया बट जिसको चेक इशू किया है वो बैंक में उसने उस चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया, बट मेरे यहाँ से पेमेंट हो गई तो मैंने क्या कर दिया, उसको अपने यहाँ ट्रांजेक्शन कर लिया। तो जितने का भी चेक होगा क्रेडिटर्स का उतने का मेरे उसमें डिफरेंस दिखाना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट आपका रीजन हो सकता है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। अब मेरे पास जो मेरे चेक्स थे वो मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, बट बैंक ने क्या किया, उन चेक्स को अभी कलेक्ट नहीं किया, थोड़ा टाइम ले लिया, तो वो चेक कलेक्ट ही नहीं हुआ। बट मैं कह रही थी मेरे बैंक अकाउंट में इतना अमाउंट आ गया, तो वहां पे भी क्या होगा, आपके और आपके बैंक अकाउंट के बीच में अमाउंट में डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट होता है कि अमाउंट डायरेक्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक आपको बिना बताए अपने चार्जेस काट ले रहा है, बट आपने उसके ट्रांजेक्शन अपने अकाउंट बुक में किए नहीं, तो वहां पे भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है। आपका कोई कस्टमर है वो डायरेक्ट डिपॉजिट कर दे रहा है आपके बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पे भी डिफरेंस आ जाएगा। आपका पैसा ट्रांसफर कर दिया और आपको कैश ट्रांसफर कर दिया आपके अकाउंट में, बट आपके यहाँ वो ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, बैंक के यहाँ वो ट्रांजेक्शन हो चुका है। आपने एक स्टैंडिंग ऑर्डर बैंक को दिया कि मेरा ये बिल पे कर दो, और बैंक ने बिल पे कर दिया आपके बिहाफ पे, बट वो ट्रांजेक्शन्स आपकी कंपनी बुक में मेंटेन नहीं हुआ है, तो भी आपका क्या होगा, डिफरेंस आएगा। और अगर आपने कोई चेक इशूड किया था या चेक डिपॉजिट किया था, वो चेक आपका डिसऑनर्ड हो गया, तो बैंक उसको डिसऑनर्ड दिखाएगा। आज की डेट में तो वो उसी इमीडिएट पता चल जाता है, बट अगर डिसऑनर्ड चेक की कंडीशन आती है तो उस डिसऑनर्ड चेक की वजह से भी आपके कंपनी बुक और आपके बैंक बुक का अकाउंट बैलेंस मैच नहीं होता है। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना, और यही रीजंस होते हैं जो आपके बैंक अकाउंट के बैलेंस को और आपके कंपनी बुक के बैंक बैलेंस को मैच नहीं होने देते। तो अगर इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स आपकी टैली के अंदर हैं या आप अकाउंट मेंटेन करते हो, तो वहां पे आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और इन रीजंस के बेस पे हमें फिर मैनुअली एक स्टेटमेंट बनानी होती है। आज के डेट में मैनुअली तो हम मेंटेन नहीं करते हैं, उसको सीधे हम कहाँ लेके जाते हैं, एक्सेल पे। तो एक्सेल पे जाके आप एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, और वो बहुत आसान होता है कि आपको सब कुछ मैनुअली करने की जरूरत नहीं, आप टैली से डेटा को एक्सपोर्ट करो सीधे एक्सेल पे और एक स्टेटमेंट तैयार करो। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल रहेगा वो पूरा का पूरा इसी बैंक रिकंसिलिएशन पे रहेगा। अब आते हैं हम टैली के अंदर आपने बैंक रिकंसिलिएशन को कैसे मेंटेन करना है। देखिए आपके जब ट्रांजेक्शन्स होंगे, आप साल भर ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं या मंथली कर रहे हैं, तो आप साल भर का, पहले तो आप साल भर का वेट मत करिए, आप मंथली या वीकली, अगर आपके बैंक के ट्रांजेक्शन ज्यादा हैं तो मे बी आपने वीकली मैच करना चाहिए, अदरवाइज आप मंथली या 15 डेज के अंदर हमेशा आप अपने एंट्रीज को रिकंसाइल करिए, ताकि आपका बैंक बैलेंस इक्वल रहे। तो कुछ बिजनेसमैन होते हैं वो ट्रांजेक्शन्स करवाते जाते हैं और फाइनली मार्च के महीने में बोलते हैं कि बैंक मैच करिए, तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो मैच नहीं हो पाते, तो उसमें वहां पे आपका फिर वहां पे डिफिकल्टी जाती है, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है। तो इसलिए बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि आप या तो मंथली इसको रिकंसाइल कर लें, अगर ट्रांजेक्शन ज्यादा है वीकली या 15 डेज पे भी आप कर सकते हैं। तो जब आप टैली के अंदर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं उससे पहले सारी एंट्रीज को रिकंसाइल किया जाता है। तो रिकंसाइल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी टैली के अंदर बैंक के ट्रांजेक्शन तो है ही, तो गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे या गो टू पे जाएंगे,
या मोर रिपोर्ट पे जाएंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप गेटवे ऑफ टैली पे आइए और उसमें आपको यूटिलिटी के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा बैंकिंग का। तो आप बैंकिंग पे जाके एंटर करेंगे तो वहां पे आपकी बैंक एक्टिविटीज करके एक ऑप्शन आएगा। आप उस बैंक एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, वहां पे बैंक के सारे ट्रांजेक्शन दिखाएगा और उन ट्रांजेक्शन्स पे आप एंटर करिए। अभी देखिए टैली प्राइम में एक नया फीचर्स ऐड हो चुका है कि आप ऑटो रिकंसाइल कर सकते हैं अपनी सीधे डायरेक्ट बैंक स्टेटमेंट के साथ। तो वो मैक्सिमम पहले आपको ऑफर देता है ऑटो रिकंसिलेशन के लिए, बट अगर आपने ऑटो नहीं करना है, आप नहीं करना चाहते ऑटो रिकंसाइल, तो आप वहाँ पे ऑल्ट के साथ आर प्रेस कर दीजिए, यानी कि आप मैनुअल कर दीजिए उसको। ऑल्ट के साथ आर प्रेस करेंगे तो जो आपका जो रिकंसिलेशन आएगा वो मैनुअली फीड हो जाए, मैनुअली आ जाएगा। फिर आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, बैंक से आप स्टेटमेंट निकालेंगे और उस स्टेटमेंट में चेक करते रहेंगे कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो बैंक में कहाँ है। और आपको मिल गया, फिर आप चेक करिए कि आपने किस डेट को वो ट्रांजेक्शन किया है और बैंक उसको किस डेट को ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो इसमें करना कुछ नहीं होता है कि आपने केवल ट्रांजेक्शन को मैच कराना होता है। तो आपने देखा कि जो 1 अप्रैल को आपने ट्रांजेक्शन किया था, बैंक उसको 5 अप्रैल को दिखा रहा है, तो आपने बैंक डेट से उस एंट्री को रिकंसाइल कर देना होता है कि यानी कि वो मैच हो गई है आपकी। जो मैच हो गई वो स्टेटमेंट में कभी नहीं जाएगी, जो मैच नहीं होगी वो स्टेटमेंट में जाएगी। इस तरीके से आप सारे बैंक के ट्रांजेक्शन्स को वन बाय वन अपने सिस्टम से मैच करेंगे। देखिए बैंक स्टेटमेंट में कभी कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर चेंजेस आपको करने हैं तो आपकी अपनी कंपनी बुक में चेंजेस करने होते हैं। जो ट्रांजेक्शन्स आपने किए हैं बैंक ने नहीं किए हैं तो आप उनको रिकंसिलेशन में डालिए। जो बैंक ने किए हैं और आपने नहीं किए हैं तो उनको आप ट्रांजेक्शन्स करिए और रिकंसाइल कर दीजिए। बस यही काम होता है, बहुत आसान होता है बैंक मैच कराना। तो जब आप टैली के अंदर ये सारी चीजें कर लेंगे तो उसके बाद जितना आपकी जो ट्रांजेक्शन्स मैच नहीं हुई है आप उनको सीधे एक्सपोर्ट कर देंगे एक्सेल पे और वो पूरा का पूरा डेटा इस तरीके से एक्सेल पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। और मैनुअली जिस तरीके से हम लोग रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते थे वो हम लेंगे। सबसे पहले लेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि आपकी कंपनी बुक का जो बैलेंस है बैंक का वो कितना है, तो पहले उस बैंक को ले लेंगे, आप बैलेंस को ले लेंगे बैंक का। बैंक बैलेंस को नहीं लेंगे, अपनी कैश बुक यानी कि अपनी कंपनी बुक का बैलेंस लेंगे। उसके बाद आप चेक करेंगे कि अगर वो चेक इशू हुआ, जैसे मैंने अभी रीजंस बोले कि अगर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि मेरे यहाँ से पेमेंट हुई है, बैंक कह रहा है पेमेंट नहीं हुई है, तो उसको या तो आपने ऐड करना होता है या आपने लेस। तो यहाँ पे जितने भी चेक इशूड होते हैं बट बैंक ने अभी उस बैंक में वो प्रेजेंट नहीं हुए हैं या बैंक से वो क्लियर नहीं हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, उन सारे इशूड चेक को उस कैश बुक के बैलेंस पे यानी कि आपकी कंपनी बुक के बैंक बैलेंस में ऐड कर देंगे। और इसी तरीके से उन चेक्स को माइनस कर देंगे जो चेक आपने डिपॉजिट किए थे बट बैंक ने अभी उनको क्रेडिट नहीं किया, यानी कि आपके अकाउंट में ट्रांसफर पैसा नहीं किया है, तो उन सारे चेक्स को आप माइनस कर दीजिए। और इसके अलावा जो जो ट्रांजेक्शन्स बैंक ने किए हैं और आपके यहाँ नहीं किए हैं, जैसे बैंक चार्जेज वगैरह हैं, तो आप बैंक चार्जेज वगैरह की एंट्री करिए और रिकंसाइल में डाल दीजिए। अगर चेक डिसऑनर्ड हो रहा है कहीं पे, तो चेक डिसऑनर्ड को भी आप, अगर वो आपने इश्यू किया था तो प्लस हो जाएगा, अगर वो डिपॉजिट किया था तो वो माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आप एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल के अपनी बैलेंस शीट के साथ फाइल कर देते हैं, जिससे आपका बैलेंस इक्वल हो जाता है। अगर आपको पूछा जाता है कि आपका बैलेंस इक्वल है तो आप उसको दिखा सकते हैं कि ये डिफरेंसेस मेरे बैंक के बीच में थे और जिसके बेस पे मैंने क्या बना लिए, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना लिए। आज की डेट में रिकंसिलेशन स्टेटमेंट नहीं के बराबर बनती है क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। चेक्स का लोग यूज आज की डेट में कम करते हैं, या तो एनईएफटी का यूज ज्यादा कर रहे हैं, आरटीजीएस का यूज कर रहे हैं, यूपीआई पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं। इससे हमें बैंक मैच कराने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत आसान हो जाता है टैली के अंदर। बट जो चेक्स के थ्रू पेमेंट करते हैं उनको थोड़ा दिक्कत आएगी, वो उन लोगों को बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। ये था हमारा आज का टॉपिक। तरीके से आप थ्योरी को समझते हैं उसी तरीके से प्रैक्टिकल में बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो आइए अब
इसके साथ ही इसका हम क्या करें, इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब आप देखिए, जो थ्योरी में मैंने आपको समझाया था उसको प्रैक्टिकली करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो कंपनी है उस कंपनी को ओपन करेंगे। अब आपने बैंक के सारे ट्रांजेक्शन तो पहले से कर चुके होंगे, केवल हमें क्या करना है, रिकनसाइल करना है। तो रिकनसाइल करने से पहले आप देखिए, डे बुक में मैंने एंट्रीज कुछ करके रखी हुई हैं, जो सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन है मेरे, वो बैंक से रिलेटेड हैं, क्योंकि मुझे बैंक का रिकनसिलेशन आपको समझाना है। तो जब आप क्या करेंगे, इन ट्रांजेक्शन्स को कर लेंगे। अब आपने बैंक मैच करना है, तो गेटवे ऑफ टैली पे आके आप बैंकिंग ऑप्शंस पे जाएंगे। यूटिलिटीज के अंदर आपको गेटवे पे ही दिखेगा, बैंकिंग पे जाएंगे और यहाँ पे बैंकिंग एक्टिविटीज के अंदर जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन्स आपको दिखाएगा। मैंने एक ही बैंक लिया, अगर आपके एक से ज्यादा बैंक हैं तो सारे बैंक यहाँ पे दिखाएगा। तो वन बाय वन हर बैंक को आपने रिकनसाइल करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक बैंक को रिकनसाइल करेंगे तो सारे हो जाएंगे, नहीं, वन बाय वन आप क्या करेंगे, इसको रिकनसाइल करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो अनरिकनसाइल्ड ट्रांजेक्शन दिखाएगा, क्योंकि अभी मैंने कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकनसाइल नहीं किया है। अगर मुझे ऑटो करना है तो मुझे यहाँ पे ऑटो के थ्रू मैं रिकनसाइल करूंगी, बट मुझे यहाँ मैनुअली करना है। तो मैनुअली करने के लिए आप इधर साइड में देखेंगे तो मैनुअल रिकनसिलेशन आएगा, या ऑल्ट के साथ आप क्या प्रेस कर देंगे, आर। तो जैसे ऑल्ट आर प्रेस करूंगी तो मेरी टैली के यानी कि मेरे सिस्टम के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ये बैंक का नहीं है, ये जो मैंने अपने यहाँ अकाउंट मेंटेन किया यानी कि मेरी कंपनी बुक का बैलेंस है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये सारे ट्रांजेक्शन दिखाना स्टार्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे दिखाएगा बैलेंस है एज पर कंपनी बुक। तो बैलेंस एज पर कंपनी बुक के हिसाब से अभी इतना इतना रुपया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए दिखाता है डेट, पर्टिकुलर्स यानी कि कौन से ट्रांजेक्शन आपने किए हैं। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर दिखाता है, यानी कि अगर आप चेक नंबर से पेमेंट कर रहे हो तो ये मैंडेटरी होता है आपके लिए, कंपलसरी होता है कि अगर आप चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करते टाइम उस चेक का नंबर जरूर डालें। अगर आपने आरटीजीएस किया है तो आरटीजीएस लिखे वहाँ पे डिटेल पे, और एनईएफटी किया है या यूपीआई आईडी किया है, जो भी आपने किया है वो पूरी डिटेल यहाँ पे आप फिल करेंगे। अब कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे इसमें जिसमें मैंने कोई डिटेल नहीं डाली होगी तो ब्लैंक दिखाएगा। इस तरीके के ट्रांजेक्शन को आप मेंटेन करने में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बैंक से वो अमाउंट मैच करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। अब आप देखिए यहाँ पे बैंक डेट पूछ रहा है और आपका ये डिपॉजिट दिखा रहा है और ये विड्रॉल दिखा रहा है, यानी कि आपने इतना डिपॉजिट किया है बैंक में और ये इतना विड्रॉल किया है, ये आपकी कंपनी बुक के हिसाब से है। अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने से पहले मेरे पास बैंक स्टेटमेंट आएगी और जो जो मेरी ट्रांजेक्शन्स मैच कर रही हैं उनको मैं यहाँ पे मैच करूंगी और बैंक की डेट से मैच करूंगी। अब मैं देखूंगी कि बैंक ने मेरा ये वाला ट्रांजेक्शन कौन सी डेट को किया है। मेरा 1 अप्रैल को है, जरूरी नहीं बैंक भी 1 अप्रैल को करेगा, बट जो यूपीआई पेमेंट है या आरटीजीएस है, एनईएफटी है, ये सेम डे होंगे। कैश डिपॉजिटेड है, ये सेम डे होंगे, बट अगर चेक के ट्रांजेक्शन हैं तो चेक के ट्रांजेक्शन सेम डे कभी नहीं होंगे, आपको 3-4 दिन का गैप दिखेगा ही दिखेगा। तो जो जिस डेट को बैंक ने ट्रांजेक्शन किया वो डेट यहाँ पे डाली जाती है, इसलिए ये पूछता है बैंक डेट। अब मैंने देखा कि मेरा ये वाला ट्रांजेक्शन है तो बैंक की डेट मैंने यहाँ पे डाल दी, और ये नीचे देखेंगे तो नीचे मैच होते जाएगा। जिन जिन एंट्री को मैं यहाँ दिखाते जाऊंगी वो बैंक बैलेंस में दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो फिर मैंने दिखाया कि ये भी मेरा मैच हो चुका है, क्योंकि आरटीजीएस है तो वो दिखना चाहिए। अब मैंने ये दिखाया कि इसका कोई डिटेल नहीं मिल रहा है तो बैंक को मैंने ये भी हटा दिया, और यहाँ पे मैंने ये चेक देखा, मैंने कहा ये भी बैंक में कहीं नहीं दिख रहा है, इसको भी मैंने एंटर कर दिया। इसका मतलब है जिन जिन चीजों को हटा रही हूँ उन पे वो क्या करेगा, उनको स्टेटमेंट पे डालेगा, यानी कि उसके लिए मुझे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। और मैंने इसको भी रिकंसाइल कर दिया और इसको भी छोड़ दिया। मैं इसके हिसाब से दिखा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आप वो डेट यहाँ पे डालेंगे जिस जिस ट्रांजेक्शन को बैंक ने जिस डेट पे किया है। और मैंने इसको भी छोड़ दिया, इसको भी नेट पे है तो क्या होगा, सेम डे होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको भी रिकंसाइल कर देंगे। मेरे हिसाब से मेरे बैंक में स्टेटमेंट जो मेरे सामने आई है उसमें केवल इतने ही ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, बाकी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं दिखा रहा है। तो अब देखिए मेरा जो बैलेंस है मैच होगा ही नहीं बैंक के साथ।
मेरा बैलेंस कह रहा है 12,60,000 और बैंक का कह रहा है 12,25,000। तो इतना डिफरेंस डेबिट साइड का आ रहा है, इतना डिफरेंस क्रेडिट साइड का आ रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे अब एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, जो कि टैली के अंदर नहीं, आपको एक्सेल के अंदर इसको लेके जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। अब आप यहाँ पे आएंगे तो जो रिकंसाइल नहीं हुए थे, जो एंट्रीज मैच नहीं हुई थी, उन एंट्रीज को यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। हमने करना कुछ नहीं है, इन एंट्रीज को सीधे सीधे लेके जाना है, एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट की आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल्ट ई भी प्रेस कर सकते हैं और सीधे डायरेक्ट इस पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे आप करंट पे करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप करंट पे कर रहे हैं तो यहाँ पे जो फाइल फॉर्मेट है, इस फाइल फॉर्मेट को आप चेक करेंगे कि ये कौन कौन से फॉर्मेट पे लेके जा रहा है। अगर यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट नहीं आ रहा है तो आप F12 प्रेस करिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइल फॉर्मेट आता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आपको पीडीएफ में आना है तो पीडीएफ में आप आ सकते हैं, ठीक है। बट मुझे किस में आना है, एक्सेल पे। इतनी चीजों पे आप डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट मुझे एक्सेल पे आना है तो मैं इसको सेव करूंगी और इसको यस करूंगी, एक्सपोर्ट करूंगी। तो मेरा ये डेटा सीधे एक्सेल पे ओपन होके आ जाएगा। जो डेटा मेरा कहाँ था, टैली के अंदर था, तो इसमें आपका जो फॉर्मेट है वो सब कुछ बना जाता है, आधे से ज्यादा काम आपका कम हो जाता है। और आप यहाँ पे सीट इंसर्ट कराइए, एक नेक्स्ट सीट, और वहां पे जिस तरीके की आपकी बैंक रिकंसिलिएशन आपको बनानी है, मैंने बोला सबसे पहले हम कंपनी का बैलेंस, कंपनी का बुक का कैश बैलेंस लेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। फिर जो चेक इशूड हुए थे उनको ऐड कर देंगे, जो चेक डिपॉजिट किए थे जब हुए नहीं उनको लेस कर देंगे, और लेस और ऐड करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस हमारा होता है बैंक बैलेंस। तो इस तरीके से आप मंथली, वीकली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली आप अपने बैंक को रिकंसाइल कर सकते हैं। और अगर आप हर इस तरीके से अपने बैंक को हर टाइम अपना मैच करते हैं तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो बैंक को मैच करने में आती है। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपको पूरे साल भर बैंक मेंटेन अगर आपका प्रॉपर तरीके से है तो लास्ट मार्च में क्लोजिंग में आपको बैंक मैच करने के लिए सरदर्दी नहीं लेनी पड़ेगी। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।